दोस्तों, देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सैनिक ही नहीं करते। कभी कभी एक आम इंसान की जिंदगी में छुपा होता है वो तूफान जो पूरे देश का खेल बदल सकता है। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है पर अंदर से एक जंग लड़ रहा है, दुनिया से भी, आतंक से भी और सबसे ज्यादा अपनी ही जिंदगी से। इस बार खेल बड़ा है, खतरा नजदीक है और दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा चालाक है। जब पूरे देश में डर फैलाने वाली एक साजिश तैयार हो रही है तब सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या श्रीकांत तिवारी फिर से समय रहते सब संभाल पाएगा? क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ देश नहीं, उसका परिवार भी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब खुलने वाली है द फैमिली मैन सीजन 3 की वो परतें जिनमें छुपा है धोखा, राजनीति, आतंक और एक आम आदमी का असली संघर्ष। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है नागालैंड के कोहिमा से, जहां पर हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख पाते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहीं पर हम देखते हैं डेविड खूजो नाम के एमसीए के प्रमुख को, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और शांति पर भरोसा रखते हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी को नजर लगने वाली थी क्योंकि हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक बैग था। वो इस बैग को इसी कार्यक्रम में छोड़कर चली जाती है। बाहर आकर वो अपने एक दोस्त से मिलती है और एक रिमोट के बटन को दबाती है जिससे कि यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि कई सारे लोग मारे जाते हैं और डेविड खूजो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वो खतरे से बाहर थे। तो जिस तरह से कोहिमा में धमाका हुआ है उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जगह पर ऐसे धमाके हुए हैं और काफी सारे लोगों की जान भी गई है। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की तरफ, जहाँ हमें श्रीकांत की फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल में आज श्रीकांत के नए घर का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक पूजा रखी है। इस पूजा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। श्रीकांत के साथ जितने लोग काम करते हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर आए हैं और यहीं पर हम देखते हैं श्रीकांत के दोस्त जेके को, जिसने शादी.com पर एक अकाउंट बनाया है और जब से जेके ने अकाउंट बनाया है तब से उसकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट पर शॉर्टलिस्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही जेके भी अपने हाथ पीले कर सकता है। आगे हम श्रीकांत और अथर्व को बात करता हुआ देख पाते हैं। हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जो घर उन्होंने लिया है सुचित्रा ने खुद की दम पर लिया है और इसी के बारे में अथर्व यहाँ पर श्रीकांत से बात कर रहा था। अब आगे पीएम ऑफिस में हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जिसमें कुछ सलाहकार के साथ साथ यहाँ पर एनआईए के चीफ कुलकर्णी भी शामिल थे और पीएम बासु यहाँ पर जानना चाहती है कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में जो अटैक हुए हैं उसमें किसका हाथ है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि चाइना के गुआनयू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये काम वहाँ के लोकल लोगों का है। साथ ही यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सहकार के बारे में बताया जाता है जिसका काम है नॉर्थ ईस्ट में शांति कायम रखना। वैसे तो चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल तो प्रोजेक्ट सहकार बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से नॉर्थ ईस्ट के सारे रेवल्स जो है वो मीटिंग के लिए माने हैं। इसलिए पीएम बासु जो है वो कुलकर्णी की बात मान लेती है और नॉर्थ ईस्ट में सारे रेवल्स से मीटिंग करने के लिए कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहां हम देखते हैं द्वारका नाथ नाम के एक आदमी को जो कि कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा था और इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह से प्लानिंग करके सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बर्बाद करना। यहीं पर हम मीरा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी होशियार है। मीरा जो है वो द्वारका नाथ के साथ ही काम करती है और बहुत सारे इंटरनेशनल सीक्रेट मिशन मीरा लंदन में बैठे बैठे ही पूरा कर लेती है। तो फिलहाल इनके पास काम ये है कि इन्हें पीएम बासु की छवि को किसी तरह से खराब करना है। जिसके बाद हम देखते हैं मीरा जो है वो अपने ऑफिस जाती है। उसका एक सीक्रेट ऑफिस है जिसमें उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुछ मिलिटेंट है तो कुछ स्नाइपर है और फिलहाल वो एक मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां वो एक औरत को शूट करके यहाँ पर उसे जान से मार देते हैं। उस लड़की का नाम है नसरीन बेग, जो कि इकलौती गवाह थी जो मेजर समीर को प्रॉब्लम में ला सकती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से दिल्ली के तरफ, जहां हम देखते हैं श्रीकांत तिवारी को जो कि गौतम कुलकर्णी मतलब कि एनआईए के चीफ से मिलता है और कुलकर्णी यहाँ श्रीकांत तिवारी को नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से तनाव चल रहे हैं उन सारे तनाव के बारे में बताते हैं। साथ ही कुलकर्णी तिवारी को प्रोजेक्ट सहकार के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द बहुत सारे रेवल्स के साथ हमारी मीटिंग है और जल्द से जल्द हमें नागालैंड भी जाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर श्रीकांत मान चुका था। कुलकर्णी ने बताया कि चाइना से बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो मिजोरम नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद इसमें प्रोजेक्ट गुआनयू भी शामिल है। कुलकर्णी बताता है कि नागालैंड में जाकर हमें डेविड खूजो से मिलना है जिससे हमारी बहुत पुरानी पहचान है। डेविड खूजो को श्रीकांत तिवारी भी जानता है क्योंकि उसने 20 साल पहले उनकी जान बचाई थी, लेकिन ये मिशन उनके लिए काफी ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल होने वाला था,
इसलिए वो श्रीकांत से कह देते हैं कि इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। अब बाहर आकर वो जेके से मिलता है। जेके यहाँ तिवारी से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार अंदर क्या हुआ, लेकिन जेके उसे कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सुची और उसकी पूरी टीम को, जो कि श्रिंकमी नाम के एक ऐप पर काम कर रही है। ऐप उनका काफी अच्छा है, लेकिन इसमें फंडिंग की कमी थी, इसलिए चाइना के कुछ लोग जो है वो इनके ऐप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत तिवारी को, जो कि अपने घर पर ही अपनी बेटी के कमरे में जाता है, मतलब धृति के कमरे में। वहाँ धृति जो है वो अपने दोस्तों के साथ कुछ स्लोगन वगैरह बना रही थी। यहाँ तिवारी अपने बेटे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी दीदी करती क्या रहती है। यहाँ पर अथर्व बताता है कि उनका एक अलग ही चक्कर है, वो क्लाइमेट चैंपियन है, LGBTQ की एक्टिविस्ट है और तो और सोशल वर्कर भी है, और वो नॉन बाइनरी लोगों को सपोर्ट करने के लिए चाहते हैं कि उन्हें सी और हर की जगह पर दे बुलाया जाए। एग्जाम्पल के रूप में उन्हें सी इज गोइंग टू कॉलेज की जगह पर दे आर गोइंग टू कॉलेज कहकर पुकारा जाए। जब धरती के दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं तो श्रीकांत तिवारी उनसे कहता है कि ये दे लोग कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जेके को दिखाया जाता है, जिसका शादी.com पर एक और मैच हुआ है और वो एक लड़की से मिलता है, लेकिन उससे मिलने के बाद यहाँ पर जेके को मालूम चला कि इस लड़की को शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। जेके इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुमने शादी.com पर अकाउंट ही क्यों बनाया। वो लड़की कहती है कि दरअसल में और भी बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे छपरी और साइको टाइप के लड़के मिलते हैं, लेकिन शादी.com पर बिल्कुल फैमिली मैन टाइप के लड़के मिलते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है वो जेके के ऊपर से बाउंसर जा रही थी। अब रात होते ही हमें मालूम चलता है कि श्रीकांत और सुची के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। वो सोते एक ही कमरे में है, लेकिन सुची बेड पर सोती है, पर श्रीकांत जो है वो सोफे पर सोता है। सोते सोते श्रीकांत अपनी वाइफ सुची को बता देता है कि कुछ काम के लिए उसे बाहर जाना होगा। वो बताता है कि वो देहरादून जाएगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि NIA के ऑफिस में जोया का पॉली टेस्ट चल रहा था। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उससे जोया जो है वो अभी तक उभर नहीं पाई है, लेकिन वो NIA को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। इस टेस्ट में यहाँ पर जोया पकड़ी जाती है कि वो अभी तक ठीक तरह से उभर नहीं पाई है, लेकिन फिर से टास्क को ज्वाइन करने के लिए पिछले जो टेस्ट हुए हैं उसमें जोया ने कमाल किया है। उन्हें देखते हुए श्रीकांत कहता है कि जोया जो है वो NIA को डिजर्व करती है और वो उसके पेपर पर साइन कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लंदन में मीरा जो है वो मेजर समीर से मिलती है। मेजर समीर दरअसल में वही आदमी है जो कि इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेजर समीर ने मीरा को काम दिया था कि नसरीन बेग को किसी भी तरह से इस केस से हटाया जाए। अब नसरीन बेग मारी जा चुकी है, इसलिए मेजर समीर के ऊपर अब कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो मीरा ने मेजर समीर को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, इसलिए मीरा अब यहाँ मेजर समीर को एक बहुत बड़ा काम देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जहाँ हम रुकमा नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के ऊपर गन ताने हुआ था। रुकमा जो है वो बहुत ही खतरनाक है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पैसा और इंसानियत में से अगर किसी एक को चूज करना हो तो रुकमा हमेशा पैसे को चूज करेगा। और हाल ही में जिस बंदे को वो मारने वाला है, दरअसल में ये बंदा रुकमा के लिए ही काम करता था, लेकिन इस बंदे ने रुकमा को धोखा दिया। इस बंदे ने रुकमा को धोखा देकर उसके अड्डे से गन चुराने की कोशिश की है और उन गन की कीमत लगभग 30 लाख रुपए की है। ये देखते हुए रुकमा यहाँ उस आदमी को मार देता है और तभी रुकमा के पास रैबिट नाम के एक बंदे का कॉल आता है। रैबिट कहता है कि मेरे पास एक काम है। रुकमा दरअसल में कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसलिए उसके पास ऐसे काम आते रहते हैं। रैबिट यहाँ रुकमा को एक काम देता है, बदले में वो पार्टी जो है वो रुकमा को 3 मिलियन पाउंड देने का बोल रही थी, लेकिन रुकमा उनसे कहता है कि इस काम के लिए उसे 3 मिलियन पाउंड नहीं बल्कि 5 मिलियन पाउंड चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीएमओ की तरफ, जहां हमें मालूम चलता है कि पीएम बासु की छवि जो है वो खराब हो रही है, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना होगा चाइना के अगेंस्ट। और फिर हमें मालूम चलता है कि पीएम बासु ने चाइना के 69 ऐप को बैन कर दिया है। उन्हीं ऐप में से एक ऐप दरअसल में सुची और उनकी टीम का भी था, क्योंकि चाइना ने उस पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। आगे हम देखते हैं कि गौतम कुलकर्णी और श्रीकांत तिवारी जो है वो फाइनली नागालैंड पहुंच जाते हैं। वहां श्रीकांत की मुलाकात होती है सलोनी से, और सलोनी जानना चाहती है कि आखिरकार श्रीकांत तिवारी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि जहां भी श्रीकांत जाता है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। इसी वजह से तो ये बंदा यहाँ पर आया है, लेकिन तिवारी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है और ये लोग डेविड खूजो के यहाँ पर चले जाते हैं। और डेविड खूजो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है,
बहुत साल पहले डेविड खूजो की श्रीकांत ने जान बचाई थी और डेविड खूजो सच में ही शांति पर भरोसा भी रखते हैं, इसलिए वो प्रोजेक्ट सहकार में मदद करते हैं और कल वो बहुत सारे रेबल्स के साथ मीटिंग भी करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डेविड खूजो का पोता यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम स्टीफन है और हमें पता चलता है कि अब एमसीए को दरअसल में स्टीफन ही चलाता है और स्टीफन जो है वो गवर्नमेंट से काफी नाराज भी है। वो इन लोगों को कुछ भी नहीं मानता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बस हमें लड़वाते रहते हैं। लेकिन डेविड खूजो से बताते हैं कि हम शांति पर भरोसा रखते हैं। जब ये एमसीए स्टार्ट किया गया था तो ये शांति के लिए ही किया गया था, लेकिन देखो आज तुमने इसे क्या बना दिया है। लेकिन स्टीफन अपने दादा की बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो कहता है कि इन लोगों पर तो वो भरोसा कभी भी नहीं करने वाला। ये देखते हुए यहाँ पर डेविड खूजो स्टीफन को चाटा मार देते हैं और माहौल काफी ज्यादा गर्मा जाता है। स्टीफन भी काफी गुस्से में यहाँ से निकलता है। अब रुकमा जब रैबिट से मिला तो रैबिट यहाँ पर रुकमा से कहता है कि जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये काम तुम उन लोगों के साथ करो, लेकिन रुकमा कहता है कि मैं अपना काम अपने लोगों के साथ करता हूँ। लेकिन पार्टी नहीं मान रही थी क्योंकि वो लोग 5 मिलियन पाउंड दे रहे थे, इसलिए रुकमा को उनकी बात माननी पड़ी। अब अगले दिन प्रोजेक्ट सलाहकार के तहत सारे रेबल्स के साथ मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आने वाले थे, सिवाय सिर्फ और सिर्फ एमसीए के लोगों के अलावा। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो डेविड खूजो यहाँ कुलकर्णी से कहता है कि इस जगह में ड्रग माफिया बुरी तरह से फैला हुआ है और सिर्फ एक ही वजह है जिससे कि हम और एमसीए एक हो सकते हैं, क्योंकि स्टीफन भी ड्रग माफिया से लड़ना चाहता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। और वो बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर हमला स्टार्ट कर दिया था। यहीं पर हम रुकमा को भी देख पाते हैं जो कि लोगों के साथ शामिल था। तो डेविड खूजो और कुलकर्णी के साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे जिन्होंने इन लोगों से डटकर सामना किया, लेकिन आखिर में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और डेविड खूजो को गोली भी लग चुकी थी जिस वजह से वो यहीं पर मारे जाते हैं। पर कुलकर्णी और श्रीकांत को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रुकमा अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वो उनकी गाड़ी में एक टाइम बम फिट कर देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर श्रीकांत और कुलकर्णी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब रुकमा उनके पास जाता है जहां रुकमा कुलकर्णी को बुरी तरह से मार देता है। तब श्रीकांत भी बहुत ही बुरी हालत में जख्मी था, इसके बावजूद उसने रुकमा को देख लिया था। अब जेके भी दीमापुर आ चुका था जहां वो ये सारे न्यूज देखता है। मालूम चलता है कि श्रीकांत तिवारी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके सर में चोट आई है लेकिन अभी फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक है। दूसरी तरफ सुची ने जब टीवी पर न्यूज देखी कि कुलकर्णी सर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे श्रीकांत की फिक्र सताने लगती है। वो बार बार श्रीकांत के पास कॉल करती है लेकिन श्रीकांत का मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर वो जेके के पास कॉल करती है लेकिन जेके भी उसका कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, जिससे कि सुची को डाउट हो रहा था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है। और सुची ने ये बात धृति को भी बता दी थी जिससे कि उसे एंजाइटी होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रुकमा ने अपना काम काफी अच्छे से किया था, इसलिए उसे 5 मिलियन पाउंड मिल जाते हैं। लेकिन वो एक चीज से काफी खफा था और वो ये कि रुकमा के साथ जिस टीम को भेजा गया था वो 1 नंबर के नाकारा थे, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। रुकमा की अगर टीम होती तो ये काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते। अब श्रीकांत तिवारी को धीरे धीरे होश आता है और वो सबसे पहले अपनी आंखों के सामने जेके को देखता है और जेके यहाँ पर श्रीकांत तिवारी से पूछता है कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। तब श्रीकांत शुरुआत से बताता है कि वो और कुलकर्णी सर नागालैंड गए थे, वहाँ वो डेविड खूजो से मिले, उनके घर मोमोज खाए और उन्हें मेरे और सलोनी के बारे में ऐसा लगता है कि हमारी शादी हो गई है, जबकि उन्हें झूठ लगता है। जेके कहता है कि मुझे तेरे मोमोज और तेरी नकली शादी के बारे में नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। तब श्रीकांत बताता है कि हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में हमारे ऊपर हमला हुआ और इंटेल जरूर किसी ने दी थी, तभी ये हमला हुआ है, क्योंकि वो अचानक वहां नहीं आए थे, वो पहले से ही वहां मौजूद थे। कोई है जिसने ये सारी खबर उन्हें दी है। अब सीन शिफ्ट होता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ और हम नीवा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसका एक छोटा सा लड़का भी है जिसका नाम बॉबी है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ रुकमा भी आ जाता है और मालूम चलता है कि नीमा और रुकमा जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की शादी नहीं हुई है लेकिन वो रिलेशनशिप में है। अब बॉबी रुकमा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे डैडी हो, लेकिन यहाँ रुकमा उससे कहता है कि मैं तेरा कोई डैडी वैडी नहीं हूँ और उसे यहाँ से भगा देता है। मालूम चलता है कि रुकमा नीमा के पास लगभग 5 महीनों के बाद आया है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में श्रीकांत जेके से कहता है कि कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है
और अब हमारे बीच में जो सारी बातें होगी वो अपने तक ही रखनी होगी। इसलिए अजीत और पुनीत को यहाँ पर बुला ले और हम यहीं पर काम करेंगे और अब कोड नेम का हम यूज करेंगे। जेके बताता है कि सुची का बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए श्रीकांत सुची से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसका मोबाइल दरअसल में पानी में गिर गया था, इसी वजह से उसका मोबाइल जो है वो खराब हो गया है। लेकिन सुची बताती है कि उसे सब कुछ मालूम है, तुम देहरादून में नहीं बल्कि नागालैंड में हो। सुची यहाँ पर श्रीकांत को ये भी बता देती है कि उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका ऐप भी बैन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कुछ चाइना के लोगों से हाथ मिलाया था और उन्होंने ही हमारे ऐप में पैसे इन्वेस्ट किए थे। इसलिए अब वो लोग कुछ टीवी शो वगैरह करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ नीमा और रुकमा जब साथ में थे तो यहाँ पर नीमा रुकमा से कहती है कि हम बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर ले, क्योंकि बॉबी को भी पिता का नाम चाहिए, उसका फ्यूचर भी तो सेट करना है, क्योंकि अचानक से अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी हमारा नहीं होगा। जिस पर कि रुकमा कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए है तो मैं तुझे पैसे भी दे देता हूँ, लेकिन नीमा कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे बस तुझसे शादी करनी है। लेकिन रुकमा नहीं मानता है। दूसरी तरफ दीमापुर के हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के सारे मरीजों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है और इस वार्ड को अब एक एनआईए के ऑफिस के रूप में बदल दिया जाता है। यहीं पर रहकर अब वो काम करने लगे थे, क्योंकि श्रीकांत भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। वो यहाँ के बहुत सारे लोगों के नाम देखता है और उनके चेहरे देखता है, लेकिन उन सारे लोगों के चेहरे को देखकर यहाँ श्रीकांत बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि उसने किसको देखा था। सर पर चोट लगने की वजह से श्रीकांत यहाँ ठीक से नहीं सोच पा रहा था और जो बार बार उसके नजरों के सामने जो चेहरा आ रहा था वो चेहरा भी वो नहीं भूल पा रहा था। लेकिन जब अजीत यहाँ एक और लिस्ट लेकर आता है तो उस लिस्ट को देखकर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कुलकर्णी सर को मारा था। वो 100% श्योर था और अब वो अपने सारे ऑफिसर से कहता है कि इस बंदे के बारे में पता करो और सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। दूसरी तरफ दिल्ली में हम देखते हैं कि अथर्व जो है वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था और यहीं पर अमायरा नाम की लड़की जो है वो उसकी मदद कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के जो हैं वो इस तरह से अथर्व को डांस करता हुआ देखकर जल रहे थे, इसलिए वो अथर्व के पास आते हैं और उसे बुली करने की कोशिश करने लगते हैं। तब अथर्व मौका देकर यहाँ से भाग निकलता है। तो श्रीकांत तिवारी अब थोड़ा ठीक था। वो अपने पास सलोनी को बुलाता है और उसे रुकमा की फोटो बताते हुए कहता है कि ये कौन है। सलोनी ने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। रुकमा दरअसल में बचपन से ही ऐसा है। बचपन में कुछ लोगों ने उसे बंदी बना लिया था, लेकिन यहाँ उसने एक नाइफ से उन लोगों को मारकर यहाँ से भाग गया था। तब इसे ब्रेवरी का अवार्ड मिला था। आगे चलकर ये सिपाही बना और सिपाही में भी उसने काफी अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक दिन ड्रग्स के केस में पकड़ा गया और तब से इसी तरह से अब ये यही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम करता है। श्रीकांत चाहता है कि एक नारकोटिक की टीम जो है वो रुकमा के घर पर जाए और उसकी घर की जांच करे, तभी हमें उसके बारे में डिटेल में मालूम चलेगा। आगे हम देखते हैं कि लंदन में मीरा जो है वो मेजर समीर से मिलती है और अब क्योंकि मेजर समीर ने भी मीरा का काम कर दिया था, इसलिए दोनों का हिसाब बराबर हो गया था। लेकिन मेजर समीर बहुत अच्छे से जानता है कि मीरा का प्लान कुछ और है और वो भी इंडिया को बर्बाद करना चाहती है। मेजर समीर उससे कहना चाहता है कि वो भी इस काम में तुम्हारा साथ दे सकता है, बदले में उसे पैसा नहीं चाहिए, बस उसे सारा प्लान बताना होगा। लेकिन मीरा कहती है कि फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब सलोनी यहाँ श्रीकांत के पास कॉल करके उसे बताती है कि दरअसल में रुकमा की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नीमा है और फिलहाल वो वहीं पर मौजूद है। हम एक टीम को वहाँ पहुंचा सकते हैं और उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए श्रीकांत कहता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुलकर्णी सर के घर पर सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, जहाँ एनआईए, डिफेंस और टास्क के सभी ऑफिसर्स आए हुए थे। सभी लोग कुलकर्णी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। यहीं पर हम जोया को भी देख पाते हैं जो कि अगले हफ्ते से टास्क को ज्वाइन करने वाली थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीएम बासु भी आ जाती है, जो कि गौतम कुलकर्णी को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी। जब वो यहाँ से जाने लगती है तो श्रीकांत उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन जरूरी बात ऐसे खुले एरिया में नहीं की जा सकती है, इसलिए वो उन्हें ऑफिस आने के लिए कहती है। अब पीएम बासु का सेक्रेटरी यहाँ श्रीकांत से बात करता है। श्रीकांत उससे कहता है कि जिस इंसान ने कुलकर्णी जी को मारा था मैंने उस बंदे को साफ साफ देखा है, पर सेक्रेटरी कहता है कि ये काम दरअसल में एमसीए के लोगों का है, क्योंकि वही लोग उन्हें समर्थन नहीं कर रहे थे। जिस जगह पर उनके ऊपर गोली चली थी वो जगह दरअसल में एक ड्रग माफिया वाला एरिया था और स्टीफन जो है वो लोगों से सख्त नफरत करता था, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि स्टीफन ये काम करे। अब आगे लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर द्वारका नाथ जो है वो मीरा से मिलता है
और जब मीरा यहाँ पर उन्हें बताती है कि काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो द्वारकानाथ कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक ऑफिसर है जो कि सबकी पोल खोलने में लगा हुआ है, और अगर वो इसी तरह से काम करता रहा तो एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। उस बंदे का नाम है श्रीकांत तिवारी, इसके बारे में पता करो और इसे रास्ते से जल्द हटाओ। दूसरी तरफ हम एक सोल्जर्स की टीम को देख पाते हैं जो कि नीमा और रुकमा के ऊपर नजर बनाए हुए थे जब रुकमा नीमा के घर पर मौजूद था। अब रात को रुकमा और नीमा जब सो रहे थे तो यहाँ रुकमा जो है वो नीमा से कहता है कि मैंने कुछ फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि अब मैं तुझसे जल्द से जल्द शादी कर लेता हूँ। और ये सुनकर नीमा भी खुश हो जाती है, और तभी हम देखते हैं कि सोल्जर की एक टीम जो है वो अंदर घुस जाती है और इन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब ये बात रुकमा को मालूम चली तो वो तुरंत ही नीमा को उठाता है और बॉबी के साथ उसे एक खुफिया दरवाजे से नीचे भेज देता है ताकि वो यहाँ से कार में चली जाए, और रुकमा खुद वहीं रहकर उन सोल्जर्स का इंतजार करने लगता है और उनसे फाइट भी करता है। सोल्जर बहुत सारे थे लेकिन रुकमा फिर भी उन सभी लोगों का सामना करता है और बहुत सारे सोल्जर्स को उसने अकेले ही मार गिराया था। यहाँ से नीमा और बॉबी जो है वो किसी तरह से नीचे के रास्ते से जा रहे थे, तब यहाँ पर एक सोल्जर आ गया था, लेकिन ऊपर से गलती से उस सोल्जर को गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। लेकिन एक गोली नीमा को भी लग चुकी थी जिस वजह से वो भी मारी जाती है। पर अभी भी बहुत सारे सोल्जर थे जो कि रुकमा पर हमला कर रहे थे। रुकमा यहाँ पर बॉबी को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। अब ये सारी खबर श्रीकांत को भी मालूम चल चुकी थी कि वो लोग रुकमा को पकड़ने तो गए थे लेकिन रुकमा यहाँ से भाग निकला। अब लंदन में मीरा के पास मेजर समीर का कॉल आता है और मेजर समीर मीरा से कहता है कि मैंने कहा था इंडिया को हल्के में मत लेना, क्योंकि अब वो लोग रुकमा के पीछे पड़ चुके हैं। मीरा कहती है कि वो लोग नहीं, सिर्फ एक एजेंट जिसका नाम है श्रीकांत तिवारी। ये सुनकर मेजर समीर कहता है कि बहुत खूब, तुम्हें दुश्मन भी तो क्या खूब नसीब हुआ है। वो एक ऐसा कांटा है कि अगर वो लग जाए ना तो वो निकलने का नाम नहीं लेता। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मीरा जो है वो उसकी कोई मदद नहीं लेती, और अब मीरा यहाँ श्रीकांत की पूरी फैमिली के बारे में पता करने लगती है, और अब मीरा के पास श्रीकांत तिवारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। और इसी के साथ फैमिली मैन सीजन 3 के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि सुची जो है वो एक न्यूज चैनल पर जाती है जहां एक डिबेट चल रही थी। बात कुछ ऐसी है कि जो 69 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं उनमें से एक ऐप सुची का भी था जिसका नाम श्रिंकमी है। और यहाँ पर हम श्रीकांत को भी देख पाते हैं जो कि इस न्यूज को देख रहा होता है, और वो सुची को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा था अपने बच्चों के सामने। तो फिलहाल तो इस डिबेट में सिर्फ और सिर्फ श्रिंकमी ऐप के बारे में बातें हो रही थी कि ये एक चाइनीज ऐप है और चाइनीज लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन बात जो है अब सुची के लिए पर्सनल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि न्यूज एंकर जो है वो सुची के डिवोर्स पेपर को सभी के सामने शो कर देता है, जो देखकर सुची पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी और वो यहाँ पर सभी को गाली देकर यहाँ से चली जाती है। सुची और श्रीकांत डिवोर्स लेने वाले हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और तो और धृति और अथर्व को भी ये बात नहीं मालूम है, जिस वजह से अगली सुबह वो इस पर चर्चा करते हैं और दोनों बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि आखिरकार आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया था। और अब धृति यहाँ पर सभी से कहती है कि अब सारे राज खुल ही रहे हैं तो अथर्व को एक राज और बता दो। ये सुनकर अथर्व पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे गोद लिया गया है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि तभी श्रीकांत उसे बताता है कि वो एक एजेंट है। ये सुनकर अथर्व को ऐसा लगा था कि हाँ ट्रेवल एजेंट ना, पर श्रीकांत बताता है कि ट्रेवल एजेंट नहीं, स्पाई एजेंट। ये सुनकर अथर्व को बड़ा कूल लगा और तब उसे याद आया कि अच्छा वो गन आपके पास इसीलिए मौजूद थी। अब यहीं पर जेके भी मौजूद था और वो तो उसे लल्लू लाल ही समझते हैं, इसलिए जेके भी यहाँ अथर्व के पास आता है और बताता है कि वो भी एक एजेंट है। लेकिन यहाँ पर अथर्व कहता है कि आप मुझसे कुछ भी बोलोगे तो मैं हर एक बात थोड़ी ना मानूंगा, मुझे मालूम है कि आप कोई एजेंट नहीं है। यहाँ पर जेके अपनी आइडेंटिटी भी दिखाता है, लेकिन अथर्व तब भी नहीं मानता। अथर्व भी अपना पैन कार्ड दिखा देता है। ये देखकर जेके कहता है कि इस उम्र में कौन पैन कार्ड बनाता है। तब अथर्व कहता है कि 100 रुपए दोगे तो आपका भी बनवा दूंगा। तो फिलहाल तो यहाँ इसी तरह के झगड़े चलते रहते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रुकमा की तरफ, और वो आया है रैविड के पास, क्योंकि रुकमा जानना चाहता है कि आखिरकार उसके घर पर जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया है।
रैविड इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो रुकमा को कुछ भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि रैविड को सचमुच ही नहीं मालूम है कि आखिरकार रुकमा के ऊपर किसने अटैक कराया है। अब आगे हम देखते हैं कि हेड ऑफिस से कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि श्रीकांत से बात करते हैं। वो ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं कि श्रीकांत अब कुलकर्णी के केस पर काम करे, लेकिन श्रीकांत कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। कुलकर्णी को वो अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए वो चाहता है कि वो इस केस पर काम करे। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि इतना बड़ा शूट आउट हुआ, इसके बावजूद तुम वहां से बच निकले। लोगों का कहना यह है कि तुम एक सस्पेक्ट हो और इसीलिए तुम्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है और तुम शहर से भी बाहर नहीं जा सकते हो और अपनी आइडेंटिटी जो है वो तुम अपने ऑफिस में जमा कर जाओगे। ये सारी बातें सुनने के बाद श्रीकांत पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि इतने साल उसने ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन आज उसके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धृति को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। वो एक क्लाइमेट चैंपियन है, LGBTQ की एक्टिविस्ट है और तो और वो एक सोशल वर्कर भी है, लेकिन उसे #anti-national से ट्रोल किया जा रहा था। ये देखकर धृति को बहुत बुरा लगा और वो बहुत रोती है। तब सुचि उसे संभालती है और सुचि की हालत भी काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पिछली रात जो कुछ भी डिबेट में हुआ था उसके बाद से पब्लिक भड़की हुई है। इसलिए सुचि का दोस्त उसे एडवाइस देता है कि वो घर से ना निकले। दूसरी तरफ श्रीकांत तिवारी का भी बहुत बुरा हाल है। वैसे तो उसे सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया है, लेकिन उसे लग रहा है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग उसे सस्पेक्ट मान रहे हैं। वो शराब पीकर घर पहुंचता है जहां सुचि मिलती है। सुचि उसे बहुत चिल्लाती है, क्योंकि आज जो धृति के साथ हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद वो खुद के घर में भी सेफ नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है और हमला कर सकता है। तब श्रीकांत तिवारी भी सुचि को सारी बातें बता देता है कि हेड ऑफिस ने कुछ फैसले लिए हैं और उन्होंने मुझे फिलहाल घर बिठाल दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुकमा को, जो कि बॉबी को लेकर नीमा के परिवार वालों के पास जाता है, लेकिन नीमा के परिवार वाले मतलब माता पिता कहते हैं कि नीमा तो हमारे लिए बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, इसलिए इस बच्चे का हमसे कोई भी संबंध नहीं है। रुकमा बताता है कि आपकी बेटी नीमा बहुत अच्छी लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था और बॉबी भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे जैसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो कहां से ना लौटे, इसलिए बॉबी की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी होती है। वो लोगों को पैसा भी देता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो बॉबी उससे लिपट जाता है, क्योंकि बॉबी उसके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए रुकमा उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जोया जो है वो टास्क को ज्वाइन कर लेती है और ऑफिस आ जाती है, जहां जोया को श्रीकांत के बारे में मालूम चलता है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है। ये सुनकर उन्हें बुरा लगा था। हालांकि यहाँ जोया आ चुकी है तो पुनीत को काफी अच्छा लगा और पुनीत यहाँ पर जोया को यतीश चावला नाम के NIA के ऑफिसर के बारे में बताते हैं, जो कि कुलकर्णी और डेविड की मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिसके बाद नागालैंड में ही हम चूबा नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसे NIA के कुछ ऑफिसर्स जो है वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करते हैं। पता चलता है कि चूबा दरअसल में स्टीफन के लिए काम करता है और तभी यहाँ पर हम यतीश चावला यानी कि NIA के नए ऑफिसर को देख पाते हैं। यतीश यहाँ पर इस केस को सॉल्व करने के लिए आया है और उसे ऐसा लगता है कि ये काम दरअसल में स्टीफन का ही है, इसलिए उन्होंने इस बंदे को उठा लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यतीश को मालूम चला है कि चूबा जो है वो डेविड और कुलकर्णी के कॉनवॉय का पीछा कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने उसे उठा लिया। तब चूबा ने बताया कि उसने उस कॉनवॉय का पीछा तो किया था, लेकिन वो बीच रास्ते में रुक गया था और फिर आगे अचानक से उनके ऊपर अटैक हुआ और जिन लोगों ने अटैक किया था ना, उन लोगों ने MCAS की वर्दी पहनी हुई थी। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। बाद में चूबा ने यहाँ पर स्टीफन की लोकेशन भी बता दी थी। दूसरी तरफ स्टीफन जो है वो अपने लोगों के सामने भाषण दे रहा था कि तभी यहाँ पर यतीश आ जाता है अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, और ये बात जब स्टीफन को मालूम चली तो स्टीफन अलर्ट हो जाता है और अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग निकलता है, जबकि इन लोगों के बीच में जमकर गोलीबारी भी होती है। जिस तरह से स्टीफन अपने लोगों के साथ भाग रहा था, इसे देखते हुए यतीश चावला को यकीन हो जाता है कि दरअसल में स्टीफन ने ही डेविड और कुलकर्णी को मारा है, जिस वजह से वो उसे वांटेड करार दे देते हैं। यहाँ अथर्व के स्कूल में कुछ बच्चे जो है वो उसे बुली कर रहे थे, इसलिए यहाँ अथर्व ने अपने पिता को तो कॉल नहीं किया, लेकिन वो अपने पास जेके को बुला लेता है। वो जेके से कहता है कि ये लड़के मुझे बुली कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें पीट दो, लेकिन जेके ऐसा नहीं कर पाया। वो लड़के फिर से
यहाँ पर अथर्व को बुली करने के लिए आते हैं और जेके यहाँ फिलहाल कुछ नहीं कर पाता है। और तो और वो लोग जेके के सामने ही अथर्व को एक चांटा भी लगा देते हैं। ये देखते हुए जेके को ऐसा लगा कि शायद कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो मोटा सा लड़का आगे आया तो जेके ने अपनी टांग अड़ा दी, जिससे कि वो मोटा सा लड़का जो है वो धम से जमीन पर गिर गया, जिससे कि उसकी नाक में खून भी आ गया था। और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ चुकी थी। उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो जेके से कहते हैं कि आप तो बड़े हैं, ये बच्चे हैं। और रही बात अथर्व की, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अथर्व के पिता आएंगे जो कि एक जेंटलमैन है। लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस वजह से यहाँ अथर्व को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब श्रीकांत के घर के बहुत बुरे हाल थे। सुचि जो है वो बाहर नहीं जा सकती और श्रीकांत को लीव पर मतलब कि एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। और धृति का एंटी नेशनल का हैशटैग चल रहा है, जिस वजह से वो भी कॉलेज नहीं जा सकती और अथर्व को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तब श्रीकांत को समझ आता है कि कोई ना कोई तो है जो कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब लंदन में मेजर समीर MI6 के एक बंदे से मिलता है और उससे मीरा नाम की इस औरत के बारे में पता करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिरकार ये औरत आखिरकार करना क्या चाहती है। जिसके बाद मेजर समीर रुकमा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि अब तक तुम मीरा के लिए काम करते थे और वो काम मैंने ही तुम्हारे पास लेकर आया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मीरा के लिए काम नहीं करोगे। ये बात सुनकर रुकमा उससे कहता है कि ये ऑर्डर है या फिर एडवाइस। तो समीर कहता है कि तुझे जो समझना है तू वो समझ ले। रुकमा कहता है कि जब वो सर्विस में था ना तब वो सिर्फ ऑर्डर सुनता था, लेकिन अब वो सिर्फ एडवाइस सुनता है। तो अगर ये ऑर्डर देने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। अब रात को श्रीकांत अपने NIA के सारे दोस्तों से मिलता है और उनसे कहता है कि NIA के सिस्टम में प्रोजेक्ट सहकार को कौन कौन एक्सेस करते हैं उन सारे लोगों के उसे नाम चाहिए। लेकिन अब ये नहीं हो सकता था, क्योंकि यतीश चावला के आने के बाद वो डेविड और कुलकर्णी के मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनकी ही टीम के लोग अब इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पुनीत इसे हैक कर सकता है। इसीलिए श्रीकांत ने ये काम उसे दिया था। इसलिए अगली सुबह जल्दी जाकर NIA के ऑफिस में पुनीत जो है वो सारे सिस्टम को हैक करके सारी चीजें पता लगाने लगता है। तो पुनीत ने सारे सिस्टम को हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और पुनीत को सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। यहाँ हम देखते हैं श्रीकांत को, जो कि दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर चुका था, क्योंकि उसकी PM से मीटिंग थी। लेकिन उसे कोई सीरियस ले ही नहीं रहा था, क्योंकि सुचि तो ये मानने को राजी ही नहीं है कि वो PM से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं JK को, जिसका शादी.com पर एक और मैच मिल गया था, इसलिए वो डेट पर आया था। काफी तैयारी कर चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर पुनीत आता है। पुनीत यहाँ पर JK के मोबाइल को लेकर जाता है और डस्टबिन में फेंक कर आता है। ये देखकर यहाँ JK हैरान था कि आखिरकार पुनीत कर क्या रहा है। फिर पुनीत बताता है कि जिस लड़की का आप इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल मैं लड़की मैं ही हूँ। और रही बात आपके फोन की, तो फोन जो है वो पूरी तरह से बग्ड हो चुके हैं। हम सभी के मोबाइल हैक हैं और इसी वजह से श्रीकांत सर इतनी बुरी तरह से फंस रहे हैं। उनके पास कॉल कर सकता था, लेकिन उनका मोबाइल हैक है, इसलिए मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। इसलिए आपको श्रीकांत सर जहां भी मिले मेरी उनसे बात जरूर करा देना, क्योंकि बहुत अर्जेंट है। और यहाँ NIA के ऑफिस में हम देखते हैं यतीश को, जो कि शर्मा जी के पास एक फाइल लेकर जाता है जिसमें कुछ एविडेंस थे। और इसी कमरे से अजीत भी बाहर निकल रहा था। अंदर जो भी बात हुई वो सारी बात अजीत ने सुन ली थी और ये बात उसने JK को बता दी थी। JK तुरंत एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा, क्योंकि उसे मालूम चला है कि श्रीकांत जो है वो दिल्ली जा रहा है। वो उससे मिला, उसका मोबाइल लिया और उसे भी डस्टबिन में फेंकने वाला था, लेकिन वो लोग उसे दूर रख कर आ जाते हैं। और फिर JK यहाँ श्रीकांत को बताता है कि हम सभी के मोबाइल जो है वो बग्ड हो चुके हैं, इसी वजह से अब हम मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हैं। वो अपना मोबाइल देता है जो कि पुनीत ने उसे दिया था और फिर वो पुनीत से बात करता है। पुनीत बताता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। धृति का ट्रोल होना, सुचि मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक प्लान था। और रही बात आपकी, तो बता दूं कि आप कुलकर्णी और डेविड सर के साथ मौजूद थे जिस कॉन्वॉय में आप शामिल थे, और जिस कॉन्वॉय में अटैक हुआ था उस अटैक की लोकेशन जो है वो आप ही के मोबाइल से गई थी। आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन इसके बावजूद ये लोकेशन आपके ही मोबाइल से गई थी। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और एडवांस हैकिंग का यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि श्रीकांत तिवारी के नाम पर वारंट भी निकल चुका था, इसलिए यतीश चावला अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे श्रीकांत तिवारी को अरेस्ट करने के लिए। श्रीकांत बहुत कंफ्यूज है कि आखिरकार अब उसे करना क्या है। हालांकि वो यहाँ लाइन में लग चुका था और जल्द ही फ्लाइट में भी बैठने वाला था कि तभी यहाँ पर यतीश चावला और उसके लोग पहुंच जाते हैं। यतीश की टीम को किसी भी हालत में श्रीकांत चाहिए था,
लेकिन वो फ्लाइट निकल चुकी थी और लोकेशन भी फ्लाइट का ही आ रहा था, जिससे कि ये साबित होता है कि श्रीकांत तो फ्लाइट में ही मौजूद है। और जब फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो इन्होंने फिर से उसके मोबाइल को ट्रेस किया, लेकिन जिस बंदे के पास से ये सिग्नल आ रहे थे वो बंदा श्रीकांत नहीं है, क्योंकि श्रीकांत ने उस बंदे के बैग में अपना मोबाइल डाल दिया था। और इस तरह से श्रीकांत ने अपने एनआईए ऑफिसर्स को मिसगाइड कर दिया था, जिससे कि श्रीकांत तिवारी को मौका मिल जाता है और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां श्रीकांत तिवारी के साथ पूरी फैमिली के साथ साथ उसका दोस्त जेके भी शामिल था। यतीश यहाँ पर श्रीकांत के बच्चों का मोबाइल ट्रेस करता है। ट्रेस करने पर वो पहुंचते हैं एक ऑटो के पास, क्योंकि लोकेशन यहीं का आ रहा था। और इस बार लोगों को मिसगाइड करने का काम जेके का था, क्योंकि जेके ने इन दोनों बच्चे के मोबाइल जो है वो उसी ऑटो में छोड़ दिया था, जिससे कि अब ये लोग सही सलामत उस ट्रेन से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब रास्ते में श्रीकांत अपने बच्चों को और जेके को आइडेंटिटी देता है, जो कि पूरी तरह से नकली थी। ये आईडी तो बस टीसी को दिखाने के लिए है, जिसके बाद वो इन सारी आईडीज को फाड़कर फेंक देंगे। लेकिन इन सारी आईडी में उल्टे सीधे नाम लिखे हुए थे और यहाँ जेके का नाम तो कोई तेलुगु नाम था और उसमें एड्रेस भी चित्तूर का था। ये देखकर यहाँ टीसी कहता है कि मैं भी चित्तूर से हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा भाई जेके जो है वो तेलुगु नहीं बोल पा रहा था, जैसे कि टीसी को शक होता है कि आप तेलुगु तो नहीं है। तब यहाँ श्रीकांत टीसी को समझाता है कि दरअसल में जब ये चौथी कक्षा में था ना, तब इसे सस्पेंड कर दिया गया था। वजह बहुत ही गंदी थी, इसने बहुत ही गंदी हरकत की थी, इसलिए इसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब टीसी कुछ नहीं कहता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम पीएम बासु को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख पाते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स पहुंचे हुए थे, जो कि अपने सवाल पूछते हैं। और पीएम बासु को यहाँ पर बहुत ही बच के उन सारे सवालों के जवाब देने थे, ताकि उनकी छवि खराब ना हो। लेकिन सारे सवाल नॉर्थ ईस्ट के लिए थी, जिसके यहाँ पर जवाब जो है वो पीएम बासु के पास नहीं थे। इसलिए संबित यहाँ पर पीएम बासु से कहता है कि अगर आप एक नागालैंड का दौरा कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी छवि भी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी, जिस पर कि पीएम बासु जो है वो सोचती है। आगे हम देखते हैं कि रुकमा के पास मीरा का कॉल आता है। मीरा उसे अपने अगले काम के बारे में बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले रुकमा यहाँ मीरा से कहता है कि आखिरकार मैं उस बंदे का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मेरे घर पर अटैक करवाया है। ये सुनकर मीरा कहती है कि गलती तुम्हारी ही थी, क्योंकि तुमने उस कॉनबॉय में सभी को मार दिया था, लेकिन एक बंदे को छोड़ दिया था और वही बंदा अब सारे काम बिगाड़ रहा है। रुकमा बताता है कि मेरी बीबी मारी गई है, आपको मुझे बताना होगा कि वो कौन है, जिस पर कि मीरा उसे बता देती है कि उस बंदे का नाम श्रीकांत तिवारी है। मीरा यहाँ रुकमा को $500,000 सेंड करती है और कहती है कि अगले काम के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगला काम बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें मन चाहे पैसे भी मिलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके ट्रेन में होते हैं। जेके यहाँ श्रीकांत से कहता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक से मुझे करीम की याद आ रही है, जिसने कुछ भी नहीं किया था, इसके बावजूद वो मारा गया था। डर मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं लग रहा है, डर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए लग रहा है, क्योंकि जब एनआईए ज्वाइन किया था तब से ही मुझे पता है कि किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है। दूसरी तरफ यतीश जो है वो श्रीकांत को ढूंढने की सारी प्लानिंग कर चुका है। वो जानता है कि जरूर श्रीकांत अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से ही गया होगा, इसलिए वो सारी नकली आईडीज को चेक करता है कि तभी यहाँ पर जोया आती है और वो बताती है कि जो ऑफिशियल आईडी उन्हें मिली है वो आईडीज तो यूज नहीं करेंगे, जो अनऑफिशियल आईडी है उन्हीं को भी यूज करने वाले हैं। तो वो उन आईडीज को चेक करने लगते हैं और यहाँ पीएम बासु जो है वो नागालैंड जाने की सारी प्लानिंग कर लेती है। अनाउंसमेंट भी हो चुका था कि जल्द ही पीएम बासु जो है वो नागालैंड के दौरे पर जाएगी। तब पीएम बासु को मालूम चलता है कि जो श्रीकांत तिवारी उनसे मिलने के लिए आने वाला था, अब वो एक वांटेड है और उसके नाम पर वारंट निकला है। वो फरार है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब रात को हम श्रीकांत तिवारी को देखते हैं, जो कि ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर उसकी बेटी धृति आती है। धृति यहाँ पर श्रीकांत से जानना चाहती है कि आखिरकार वो लोग तलाक क्यों ले रहे हैं, लेकिन श्रीकांत उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। जब धृति उसे लगातार पूछती है तो यहाँ श्रीकांत बताता है कि वो एनआईए में था और हमेशा जो है बस अपनी जॉब में ही उलझा रहता था। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुचि ने ही संभाली, घर को संभाला, तुम्हें संभाला, जो मुझे संभालना चाहिए था वो भी सुचि ने ही किया। इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है, अपनी मम्मी को कभी भी गलत मत समझना। अब धृति यहाँ श्रीकांत से कहती है कि आखिरकार आपने शादी ही क्यों की,
तो यहाँ श्रीकांत कहता है कि जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें भी शादी करने का हक पूरा है। वैसे तो उसने डिसाइड किया था कि वो शादी कभी भी नहीं करेगा, लेकिन जब तुम्हारी माँ सुचि मेरे सामने आई तो सारे डिसीजन धरे के धरे रह गए। तुरंत शादी की और 1 साल के अंदर तो बच्चा भी हो गया था। ट्रेन में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं जेके और अथर्व को, जो कि बैठकर बात कर रहे थे। अथर्व यहाँ पर जेके से कहता है कि अल्फा मैन कैसे बना जाता है, क्योंकि लड़कियों को अल्फा मैन पसंद होते हैं और उसे अमायरा भी पसंद है, लेकिन वो जब भी उसे बोलने के लिए जाता है तो पता नहीं उसे वर्ड्स ही नहीं मिलते। पर ये सारी बातें धृति सुन रही थी और वो यहाँ अथर्व और जेके से कहती है कि लड़कियों को कोई अल्फा वेल्फा पसंद नहीं होते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान यतीश को श्रीकांत की नकली आईडी से 4 टिकटें बुक होने के बारे में पता चलता है, जो कि चेन्नई की तरफ जा रही है। वो आरपीएफ टीम को तुरंत ही इन्फॉर्म करता है और उस बुगी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ श्रीकांत और उसकी पूरी फैमिली तो मौजूद नहीं थी। वहाँ कुछ और थे जो कि शराब पी रहे थे। पता चलता है कि श्रीकांत ने फिर से इन्हें मिसगाइड किया है, वो तो कहीं और ही जा रहा था। तो एक बार फिर से श्रीकांत ने अपने ही ऑफिसर को माबू बना दिया था। ये देखकर जोया भी समझ चुकी थी कि मुझे सचमुच ही इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। श्रीकांत सर सचमुच ही बहुत चालाक है। या लंदन में मेजर समीर एक आदमी से मिलता है और वो बताता है कि मीरा दरअसल में द्वारकानाथ नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। वो आदमी यहाँ समीर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब आगे एनआईए का ऑफिसर फिर से यतीश के पास आता है और बताता है कि हाल ही में आरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स को गुवाहाटी के पास एक ट्रेन मिली है जिसकी चेन खींची गई है और उसमें से 5 लोग निकले हैं, जिनमें 2 आदमी थे, एक औरत थी और 2 बच्चे थे। और आरपीएफ के ऑफिसर ने इन लोगों की पहचान भी कर ली है। वो दरअसल में श्रीकांत की ही फैमिली थी। पता चलता है कि ये लोग गुवाहाटी या फिर असम नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये तो नागालैंड जा रहे हैं। उनका शक एकदम सही था, क्योंकि यहाँ पर श्रीकांत की पूरी फैमिली जो है वो नागालैंड पहुंच चुकी थी, जहां सलोनी उनकी मदद कर रही थी और उन्हें सेफ हाउस तक लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ रुकमा जो है वो अपने काम में लग चुका था। वो अपनी पूरी टीम के साथ ये काम करने वाला था, लेकिन रुकमा यहाँ पर श्रीकांत तिवारी के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार वो बंदा कहाँ है। तो मीरा कहती है कि उस बंदे के बारे में तो उनके ही लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड बन चुका है और उसके नाम पर वारंट भी निकला है। और यहाँ पर रुकमा का काम ये है कि नागालैंड में जो पीएम आएंगे उनके कॉन्वॉय में उसे हमला करना है। जहाँ पर पीएम बासु का कॉन्वॉय आने वाला है वहाँ रुकमा पहुँच तो जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर उसके साथ बॉबी भी मौजूद था। रुकमा ने देखा कि सड़क के बाजू में स्कूल है और सड़क के जस्ट बाजू में एक मैदान है और उसी मैदान में प्रार्थना चल रही थी। तब रुकमा ने अपने दिमाग में कुछ न कुछ प्लानिंग तो जरूर कर ली थी, जिसके बाद सलोनी ने श्रीकांत की पूरी फैमिली को लेकर अपने एक सेफ हाउस आ चुकी थी, जहां पर सलोनी रहती है। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। पर श्रीकांत यहाँ सुचि से कहता है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पर रहोगे, मैं और जेके जो है वो किसी दूसरी जगह पर रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो तुम लोगों को भी खतरा हो सकता है। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो पीएम बासु है, इसलिए मुझे उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि यतीश चावला भी अब नागालैंड आ चुके थे और सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। दूसरी तरफ श्रीकांत जो है वो स्टीफन के बारे में मालूम करना चाहता है, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं थी। वो यहाँ के कुछ लोकल एक्टिविस्ट से भी इसके बारे में पता करने की कोशिश करता है मैसेज के द्वारा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि रुकमा ने धमाका करने के लिए बॉबी को सिलेक्ट किया है। उसने बॉबी के बैग में बॉम्ब भरा है और उसे सब कुछ समझा दिया है कि वो रैली में जाएगा और वहाँ उन बच्चों की प्रार्थना में शामिल हो जाएगा, बैग को वहाँ छिपाएगा और वहाँ से फौरन दौड़ा चला आएगा। सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई थी और सारी चीजों को चेक किया जा रहा था। ये बात रुकमा भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने बॉबी को सिलेक्ट किया और उसके बैग में बॉम्ब को रखा, क्योंकि उसके बैग को चेक नहीं किया जाएगा। तो बॉबी जो है वो आगे जाता है और अपने एक बैग को चुपचाप एक जगह पर छोड़कर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉबी जो है वो खो जाता है। वापस कहाँ जाना था उसे समझ नहीं आ रहा था और यहाँ रुकमा को उसकी टेंशन हो रही थी, इसलिए रुकमा उस बंदे के पास कॉल करता है जिससे रुकमा ने टाइम बॉम्ब लिया है। वो उससे पूछता है कि क्या ये बॉम्ब तभी फूटेगा जब मैं बटन दबाऊंगा या फिर ये कभी भी फूट सकता है। लेकिन वो बंदा रुकमा को कोई भी गारंटी नहीं दे रहा था, इसलिए रुकमा खुद ही बॉबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
वो बहुत ढूंढता है लेकिन रुकमा को बॉबी कहीं भी नजर नहीं आता है। उसे ऐसा लगा था कि शायद उसने बॉबी को खो दिया है कि तभी रुकमा की नजर बॉबी पर पड़ती है और वो बॉबी को तुरंत यहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पीएम बासु का कॉन्वॉय भी यहाँ पर आ चुका था और जैसे ही रुकमा और बॉबी इस कॉन्वॉय से इस रैली से थोड़े दूर पहुंचने के बाद रुकमा रिमोट कंट्रोल की बटन को दबा देता है जिससे कि यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ थर्ड और फोर्थ एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पीएम बासु के कॉन्वॉय पर हमला हुआ था जिस वजह से काफी लोग घायल भी हुए थे, लेकिन मीडिया वालों का ऐसा मानना नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि पीएम बासु ने ये हमला खुद कराया है क्योंकि पीएम बासु को तो एक खरोच तक नहीं आई है। तभी आगे कुछ ऑफिसर्स पीएम बासु से कहते हैं कि स्टीफन कहाँ छिपा है हमें बहुत अच्छे से मालूम है और ये हमला भी उसी ने कराया था। अगले 48 घंटे में हमारी ब्लैक ऑप्स की टीम जो है वो उन पर हमला कर सकती है जो कि म्यांमार के बॉर्डर के आसपास कहीं छिपे हैं, जिसके लिए पीएम बासु भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा भी अब नागालैंड आ चुकी थी जहां रुकमा उसका स्वागत करने के लिए आया था। मीरा उससे कहती है कि तुम्हें तो अंडरग्राउंड रहना चाहिए क्योंकि तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन रुकमा कहता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता और आप आ रही थी इसलिए आपसे मिलना तो बहुत जरूरी ही था, इसलिए वो यहाँ पर आया। रुकमा अब मीरा को अपने साथ ले जाना चाहता था। मीरा की खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद थी लेकिन फिर भी मीरा यहाँ रुकमा के साथ ही जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत की टीम को। उन्हें मालूम चलता है कि पीएम बासु के ऊपर अटैक हुआ है और ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। उस रैली में यहाँ श्रीकांत को पीएम बासु से मिलना था तो सलोनी यहाँ पर श्रीकांत को बताती है कि ये अटैक जो है वो MCAS की तरफ से करवाया गया है, मतलब कि स्टीफन की तरफ से। लेकिन श्रीकांत का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि स्टीफन तो ये अटैक करवा ही नहीं सकता, वो खुद भागा फिर रहा है तो आखिरकार वो पीएम बासु के ऊपर अटैक क्यों करवाएगा। कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारे अटैक करवा रहा है और स्टीफन को फ्रेम कर रहा है। हमें जल्द से जल्द स्टीफन को ढूंढना होगा क्योंकि वही हमें बता सकता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है और अटैक कौन करवा रहा है। लेकिन स्टीफन कहाँ छिपा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। दूसरी तरफ NIA के ऑफिसर यतीश चावला को सलोनी के बारे में मालूम चलता है कि वो नागालैंड में ही है और उन्हें ये भी मालूम चलता है कि श्रीकांत भी वहीं मौजूद है और श्रीकांत और सलोनी के रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए सलोनी जो है वो श्रीकांत की मदद जरूर करेगी। इसलिए वो अपनी एक टीम को सलोनी के पीछे लगा देता है, वो जहां भी जाए उसके बारे में पता करो। अब यतीश यहाँ जोया से बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम तो श्रीकांत सर को आइडल मानती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम उनसे नफरत करती हो। तो यहाँ पर जोया बताती है कि वो एक गद्दार है और उन्होंने देश के साथ धोखा किया है, इसलिए अब वो आइडल लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो जब रुकमा यहाँ मीरा को अपने साथ लेकर जा रहा था तो उसे प्राइवेट सिक्योरिटी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो रुकमा को अपने साथ ले जाता है काफी स्पीड में और बाकी सारे लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। ये देखकर मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मीरा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रुकमा कहता है कि तुम इंडिया में आई हो, यहाँ की वादियों को एंजॉय करो, काम तो होता रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। जब वो अपने सेफ हाउस पहुंचे तो वहाँ मीरा के सारे बॉडीगार्ड भी वापस आ चुके थे। मीरा समझ जाती है कि ये सारे लोग कोई काम के नहीं हैं। दूसरी तरफ पीएम ऑफिस में अटैक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्लैक ऑप्स की टीम को तैयार कर दिया गया था और म्यांमार के आसपास स्टीफन कहाँ रुका हुआ है ये भी उन्हें पता चल चुका था और मेजर ये सारी बातें पीएम ऑफिस में सभी को समझा रहा था। इस ऑपरेशन को कर्नल विक्रम लीड करने वाला था और वो बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से इस ऑपरेशन का फेल होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। अब रात को मीरा रुकमा के पास आती है। मीरा दरअसल में रुकमा से जुलोंग के बारे में पूछती है क्योंकि आगे का प्लान जो है वो बिना जुलोंग के तो हो ही नहीं पाता। जुलोंग दरअसल में म्यांमार का एक नामचीन सोल्जर है और वो बहुत ही बड़े बड़े काम करने में एक्सपर्ट है, इसलिए उन्हें जुलोंग से बात करके म्यांमार जाना है। यहाँ रात को ही हम देखते हैं यतीश चावला को और उसके साथ हम देखते हैं जोया को। जोया यहाँ पर अकेले बैठकर शराब पी रही थी। बात कुछ ऐसी है कि आज मिलिंद का जन्मदिन है, इसलिए जोया को मिलिंद की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और बातों ही बातों में जोया यहाँ पर रोने लगती है। तब यतीश उसे सहारा देता है और फिर इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में एक किस भी हो जाती है। यहाँ पर मीरा रुकमा से कहती है कि बॉबी अच्छा लड़का है, तुम बिल्कुल पिता की तरह हो, इसलिए तुम इन सब में बॉबी को मत फंसाओ, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ये बात यहाँ रुकमा भी सोचता है। वो समझ जाता है कि खतरा तो बॉबी को भी जरूर है, इसलिए वो अगले ही दिन उसे उसके नाना के घर पर छोड़कर आ जाता है। नाना भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि नीमा उनकी बेटी थी और काफी अच्छी लड़की भी थी।
रुकमा ने जो सारे पैसे इन्हें दिए थे वो सारे पैसे रुकमा को वो वापस कर देते हैं और कहते हैं कि इसे पालने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर हमारा भी हक है। अब रात को यतीश और जोया के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे वो दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी यतीश के पास एनआईए का एक ऑफिसर आता है और वो बताता है कि हमारे पास एक मेल आया है। उस मेल को खोलने के बाद पता चला कि इसमें एक वीडियो है और ये वीडियो दरअसल में एमसीएस की तरफ से आया था, जिसमें बोला गया है कि जो अटैक हुए हैं वो उन्होंने नहीं करवाए हैं, इसमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हम आपको सबूत भी दे सकते हैं। ये मेल जो है वो मीरा और तो और श्रीकांत तक भी पहुंच चुका था, लेकिन ये मेल कहां से आया है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मीरा अपने एक बंदे के पास कॉल करती है और पता करने के लिए कहती है कि आखिरकार ये मेल कहां से आया है। यहाँ जेके भी पुनीत के पास कॉल कर देता है ताकि पुनीत भी पता कर सके कि आखिरकार ये मेल आया कहां से है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये मेल कहां से आया है तो उन्हें पता चल जाएगा कि स्टीफन कहां पर है। पुनीत को मालूम चल जाता है कि ये मेल कहां से आया है। तब श्रीकांत और जेके जो है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक कैफे की लोकेशन थी। वहां वो उस इंसान का वेट करने लगते हैं जो कि ये मेल पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा और रुकमा जो है वो म्यांमार पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है जुलोंग से, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक है। वो उसे बहुत सारा पैसा देते हैं और बदले में जुलोंग यहाँ इन्हें बहुत सारे सिपाही देता है जो कि बहुत खूंखार है और भरोसेमंद है। वो लोग जुलोंग से कुछ और भी डील करने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने उससे यही डील की है। अब आगे श्रीकांत देखता है कि कैफे के पास एक लड़की आई है और इस लड़की को श्रीकांत ने स्टीफन के साथ भी देखा था। यहाँ पर श्रीकांत समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिसने मेल भेजा होगा, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने कैफे में पहुंचकर लॉगिन भी किया था। लेकिन अब यही बात जो है वो बहुत सारे लोगों को मालूम चल चुकी थी, क्योंकि मीरा के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस इंसान के बारे में पता कर रहे हैं और अब इन्हें भी कैफे वाली उस लड़की के बारे में मालूम चल जाता है। यहाँ श्रीकांत जो है वो कैफे में घुस जाता है और वहाँ उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है जिसका नाम चाजो है। श्रीकांत चाजो से कहता है कि मुझे मालूम है कि स्टीफन इनोसेंट है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल जिस हालत में स्टीफन है ना उसी हालत में मैं भी हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसलिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर श्रीकांत चाजो को अपना फोन नंबर दे देता है और यहाँ से चला जाता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे थे। इन सारे लड़कों को श्रीकांत ने देख लिया था जो कि उस लड़की का मतलब कि चाजो का पीछा कर रहे थे। वो तो उस लड़की को मारना चाहते थे, लेकिन श्रीकांत सही समय पर पहुंच जाता है और इनमें से बहुत सारे लड़कों को मार गिराता है। इस तरह से उन्होंने चाजो की जान बचा ली थी। दूसरी तरफ ब्लैक ऑप्स की पूरी टीम जो है वो म्यांमार की बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। सारी तैयारियां हो चुकी है और रात के समय में ये अटैक हो रहा था। सारे सोल्जर जो है वो पूरी तरह से रेडी थे और वो स्टीफन के कैंप तक भी पहुंच चुके थे। जब उन्होंने कैंप को चेक किया तो वहां कोई भी नहीं निकला और मालूम चला कि ये बस एक सेटअप था जिससे कि यहाँ पर सोल्जर्स को बुलाया जाए और अब यहीं पर बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं। ये देखकर पीएम बासु पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत को रात को जब वो सो रहा था तभी अचानक से उसे किसी की हलचल सुनाई थी। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने वहां पर एक आदमी को देखा जिसने कि जेके के कनपटे पर गन रखी हुई थी और वो श्रीकांत को गन नीचे रखने के लिए कहता है और तभी वो लोग श्रीकांत और जेके को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम बासु जो है वो बहुत ही परेशान थी, क्योंकि जो सोल्जर्स म्यांमार में अटैक करने के लिए गए थे उन्हें ही प्लानिंग करके मार दिया गया है। इसी वजह से सभी लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि अब ये न्यूज अगर बाहर आएगी तो पीएम मैडम का इस्तीफा तो एकदम पक्का था। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये न्यूज जो है वो अभी तक मीडिया में नहीं आई है और हम चाहे तो इस न्यूज को दबा भी सकते हैं। मतलब कि हमें बस ये दिखाना होगा कि म्यांमार में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यतीश चावला और जोया को, जिन्होंने रात साथ में बिताई थी। कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जोया एंजाइटी की पिल्स खाती है, इसलिए यतीश ने उसके लिए ऑर्गेनिक पिल्स लेकर आया था जो कि साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद यतीश जोया से कहता है कि अब मेरे साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव मत करना। लेकिन जोया कहती है कि दो एनआईए के ऑफिसर्स आपस में रिश्ते नहीं बना सकते,
यही प्रोटोकॉल है, इसलिए हमें ऐसे ही रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीफन ने श्रीकांत और जेके को बंदी बनाकर एक जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर लेकर आया था। स्टीफन यहाँ श्रीकांत से पूछता है कि आखिरकार तुम क्या जानते हो। तो यहाँ पर श्रीकांत बताता है कि जिस इंसान ने कुलकर्णी सर और डेविड को मारा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसका नाम रुकमा है और रुकमा के बारे में स्टीफन पहले से ही जानता है। वो बताता है कि वो यहाँ का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। स्टीफन कहता है कि अगर रुकमा ने उन्हें मारा है तो आखिरकार मुझे फ्रेम क्यों किया जा रहा है। तब यहाँ धीरे धीरे समझ आता है। श्रीकांत और स्टीफन जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट गुआन यू के बारे में मालूम चलता है, जो कि म्यांमार के फिनिक्स विलेज से ऑपरेट होता है, जिसे जुलोंग संभालता है। और अभी तक नॉर्थ ईस्ट में जितने भी धमाके हुए हैं ना, वो सारे धमाके फिनिक्स विलेज के द्वारा ही किए गए हैं और फ्रेम हमें किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास एक फोटोग्राफ है जिससे पता चलता है कि फिनिक्स विलेज में एक नई औरत की एंट्री हुई है। स्टीफन बताता है कि इस औरत ने जुलोंग और रुकमा को मुंह मांगे पैसे दिए हैं, जिस वजह से उनके बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है और शायद इसी के कहने पर रुकमा ने कुलकर्णी और डेविड को मारा है। तो अब अगर हमें इस दलदल से बाहर निकलना है तो हमें रुकमा को किसी भी हालत में पकड़ना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस औरत के बारे में भी जानना होगा। इसलिए श्रीकांत जो है वो दिल्ली कॉल करता है शर्मा जी के पास। शर्मा जी को वो सारी बातें बताता है, लेकिन शर्मा जी चाहते हैं कि श्रीकांत जो है वो सरेंडर कर दे और वो यहीं पर बातचीत करेंगे। श्रीकांत कहता है कि इतना टाइम तो है ही नहीं कि मैं आपको सरेंडर कर दूं। रुकमा, जिसने कुलकर्णी सर और डेविड की जान ली थी, वो म्यांमार में है और म्यांमार में ही उसके साथ हमने एक औरत को देखा है, जिस औरत की फोटो मैंने आपके पास भेजी है। आप इस औरत के बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ लंदन में हम देखते हैं मेजर समीर को, जिसे मालूम चला है कि जुलोंग ने रुकमा और मीरा के साथ कुछ डील साइन की है और उसे ढेर सारा पैसा भी मिला है, जो देखते हुए मेजर समीर को शायद अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जुलोंग कहता है कि आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जुलोंग कह देता है, वन फ्रेंडली एडवाइस, आप इन सब से दूर रहें। अब रात को श्रीकांत और स्टीफन जब साथ में बैठे हुए थे तो श्रीकांत यहाँ स्टीफन से कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें रुकमा को पकड़ना होगा। अगर वो म्यांमार में है तो हमें म्यांमार ही जाना होगा, लेकिन किसी भी हालत में हमें रुकमा को पकड़ना ही होगा, तभी जाकर हम निर्दोष साबित हो सकते हैं। लेकिन वो दोनों ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं, इसलिए वो वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग होती है। लेकिन श्रीकांत के पास एक आदमी है जिसके पास वो कॉल लगा सकता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चेल्लम सर है। वो चेल्लम सर के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसे म्यांमार जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तब चेल्लम सर कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। तब श्रीकांत कहता है कि उस आदमी की मदद में नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत बोलता है। दूसरी तरफ रात को हम देखते हैं कि सलोनी के पास सुची का कॉल आता है, क्योंकि सुची के पास श्रीकांत का डेली कॉल नहीं आ रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान है। श्रीकांत ने कहा था कि वो हर सुबह 9 बजे कॉल करेगा, लेकिन 2 दिन से उसका कोई भी अता पता नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ये देखते हुए सलोनी अगले ही सुबह पहुंच जाती है श्रीकांत के घर पर, लेकिन वहां श्रीकांत और जेके मौजूद नहीं थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद सलोनी ने देखा कि सामान जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये प्रॉब्लम सुची और उसके बच्चों पर ना पहुंच जाए, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें सेफ हाउस ले जाने लगती है। लेकिन तभी ये खबर जो है वो यतीश के पास पहुंच जाती है और यतीश तुरंत ही सलोनी और सुची के पास पहुंच जाता है। अब यतीश सुची और उसके परिवार वालों को अपने साथ ले जाकर पूछताछ करना चाहता है। भले उसके पास वारंट नहीं है, लेकिन ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और सलोनी यहाँ कुछ भी नहीं कर पाती है। अब दिल्ली से शर्मा जी पीएमओ मिनिस्ट्री में संबित के पास कॉल करते हैं और उन्हें श्रीकांत के बारे में बताते हैं कि कल मेरे पास श्रीकांत का कॉल आया था और उसने मेरे पास एक फोटो भी भेजी है जिसमें रुकमा और एक औरत मीरा मौजूद है। मीरा जो है वो इसी तरह के इंटरनेशनल मुद्दों पर काम करती है और उल्टी सीधी डील करती रहती है। फिलहाल वो दोनों ही म्यांमार में है। अगर हम इन दोनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दे तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। लेकिन संबित फिलहाल तो कुछ नहीं बोलता। वो अपने बैग से दूसरा मोबाइल निकालता है और कॉल करता है द्वारक नाथ के पास, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि दरअसल में आस्तीन का सांप कोई और नहीं बल्कि संबित ही होता है, जो कि पीएम ऑफिस में बहुत दिनों से मौजूद है और सारी प्लानिंग पर नजर बनाकर रखा है। और अब तक जितनी भी प्लानिंग इन लोगों को पहले से पता चल जाती थी, ये सारी न्यूज जो है वो संबित ही देता था। अब संबित द्वारक नाथ को बता देता है कि मीरा जो है वो एक्सपोज हो चुकी है और मीरा और रुकमा की लोकेशन भी पता चल चुकी है, वो म्यांमार में है।
इससे पहले कि ये डील पूरी हो उससे पहले कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस डील को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा वरना हम सब फंस सकते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं जोया को, जो कि सलोनी के पास आती है और यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जोया जो है वो शुरुआत से ही श्रीकांत के लिए ही काम कर रही है। जब जोया ने हाल ही में टास्क ज्वाइन किया था तब श्रीकांत ने उससे कहा था कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना क्योंकि हमारे अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है, इसलिए जोया भी शुरुआत से ही श्रीकांत का साथ दे रही थी। सलोनी यहाँ जोया को बताती है कि तुम्हारी टीम में से ही कोई है जो कि इन अटैकर्स की मदद कर रहा है क्योंकि अटैक से पहले ही उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। तब श्रीकांत, स्टीफन और जेके उस आदमी की मदद लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग म्यांमार बॉर्डर पार करने वाले थे कि तभी यहाँ पर कुछ लोकल पुलिस आ जाती है जो कि इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में जेके को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि श्रीकांत ने जिसकी मदद ली थी वो यहाँ पर नहीं आया और उसके बदले में वो यहाँ जेल में आ चुके हैं, इसलिए वो बहुत ही उल्टी सीधी गालियां दे रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत बड़े नाम की माइकल की। माइकल जब यहाँ पर आया ना तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ हमें माइकल और श्रीकांत के बीच में लव लैंग्वेज देखने को भी मिलती है जो कि पूरी तरह से गालियों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ यतीश चावला श्रीकांत की पूरी फैमिली को लेकर एक सेफ हाउस आ जाता है क्योंकि इन लोगों के ऊपर खतरा हो सकता है, इसलिए इन लोगों का यहाँ पर रहना सेफ होगा। कुछ देर में ही एक बैकअप टीम भी आती होगी, तब तक एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो यहीं पर मौजूद रहेगा। पर ये बात जोया और सलोनी दोनों को ही मालूम चल चुकी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यतीश ने श्रीकांत की पूरी फैमिली को उस जगह पर लेकर क्यों गया है। उन्हें यतीश के ऊपर डाउट होने लगता है और वो लोग उस जगह पर भी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रीकांत और माइकल की बातों से हमें मालूम चलता है कि दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत सालों से जानते आ रहे हैं। माइकल बताता है कि सुब्बू नाम का आदमी तुम्हारी मदद करेगा। जब सुब्बू यहाँ पर आया तो जेके हैरान था क्योंकि ये तो तमिल लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर सुब्बू बताता है कि दरअसल में मेरे पिताजी जो है वो मणिपुर के थे और मेरी माँ जो है वो तमिल की थी। अब हमें सुब्बू के बारे में बताया जाता है। सुब्बू बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, उसे यहाँ की बॉर्डर के चप्पा चप्पा के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है और तो और सुब्बू को 15-20 लैंग्वेजेस भी आती हैं। अब लंदन से द्वारकनाथ मीरा के पास कॉल करता है और उसे बहुत डांटता है। वो उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी लोकेशन जो है वो इंडिया तक पहुंच चुकी है और तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो चुकी है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि अब तुम्हें उस जगह से निकलना है और अंडरग्राउंड होना है। यहाँ भी आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो। ये सारी बातें मीरा ने रुकमा को भी बताई। तब रुकमा ने भी मीरा से यही कहा कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीकांत की फैमिली को डाउट हो रहा था कि सेफ हाउस जो है वो इस तरह के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। खिड़की के द्वारा वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जिसमें अथर्व जो है वो नाकाम रहता है। अब रुकमा म्यांमार में कुछ इंडियन सोल्जर्स से बात करता है। दरअसल में हमें बताया जाता है कि ये वही ब्लैक ऑप्स के सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने म्यांमार में स्टीफन के अड्डे पर अटैक किया था, लेकिन प्लानिंग के तहत रुकमा ने इन सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन आधे से लोगों को इसने बंदी भी बना लिया था। अब रुकमा ने इन सारे इंडियन सोल्जर्स की वीडियो बनाई और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी। अब ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से वायरल हो जाती है जिस वजह से पीएम बासु को अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। वहाँ सुब्बू जो है वो श्रीकांत, जेके और स्टीफन को चुपचाप म्यांमार की बॉर्डर को पार कराता है और सही सलामत बॉर्डर पार करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेफ हाउस में कुछ ही घंटों के बाद बैकअप टीम आने वाली थी, लेकिन वो बैकअप टीम अब जाकर आई है। वो पुलिस वाला इन बंदों के पास जाता है क्योंकि ये बंदे जो है वो कुछ उल्टे सीधे लग रहे थे और तभी यहाँ पर यतीश चावला जो है वो उस पुलिस वाले को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर यहाँ श्रीकांत की फैमिली समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो खिड़की से फिर से निकलते हैं और इसमें अथर्व जो है वो कामयाब होकर यहाँ से भाग निकलते हैं। जब यतीश और उसके लोग कमरे में वापस आए तो उन्होंने देखा कि श्रीकांत की फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीकांत की पूरी फैमिली जो है वो जंगल में भाग चुके थे और इधर उधर छुप रहे थे, लेकिन यतीश और उसके लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी यहाँ सलोनी और जोया भी आ चुके थे। हालांकि उन्हें लोकेशन नहीं मिली थी, लेकिन जब उन्होंने एक गोली की आवाज सुनी तो वो भी जंगल में पहुंच जाते हैं और यतीश और उसके लोग अभी भी श्रीकांत की फैमिली को ढूंढ रहे थे। यहाँ सूची अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि वो यहाँ उनका ध्यान भटका सकती है, लेकिन अथर्व और धृति कहती है कि जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। यतीश के एक बंदे ने देख लिया था
जब वो इनके नजदीक आया तो सलोनी ने उसे गोली मार दी और इस तरह से इनके बीच में शूट आउट होने लगता है। आखिर में यतीश जो है वो सलोनी को भी गोली मार देता है, लेकिन जब यतीश के सामने जोया आई तो जोया को वो शूट नहीं कर पाया, लेकिन जोया ने यह यतीश को शूट कर दिया था, जिससे कि ये सभी लोग सही सलामत थे और जोया इन सभी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यतीश किन लोगों के लिए काम करता है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। दूसरी तरफ पूरा इंडिया जो है वो पीएम बासु के इस्तीफे की डिमांड कर रहा था, क्योंकि पीएम बासु ने इंडियन सोल्जर्स के ऑपरेशन की वो बातें छुपाई है और जब उनका वीडियो सामने आ गया है तब भी पीएम बासु कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो अब इस सारी चीज को ठीक करने के लिए पीएम बासु अपने लोगों से कहती है कि उसे वो सारे सोल्जर्स वापस चाहिए। इसके लिए अगर जंग भी होती है तो भी चलेगी। दूसरी तरफ म्यांमार में जुलोंग से डील होने के बाद अब यहाँ से मीरा जाने लगती है। यहाँ रुकमा उसे छोड़ने के लिए जाता है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन तो हमने देख लिया था, लेकिन मीरा यहाँ बिजनेस करने के लिए आई थी, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। रुकमा भी उसे नहीं रोक पाया। सुब्बू बॉर्डर पार कराकर श्रीकांत को वहाँ छोड़कर आ जाता है और वापस आ जाता है। यहाँ जोया यतीश के पास जाती है। मालूम चलता है कि यतीश अभी जिंदा है, उसे बस गोली मारी गई थी, लेकिन वो सही जगह पर नहीं लगी थी। जोया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने देश को कैसे धोखा दे सकते हो। यतीश बताता है कि इस जॉब में बहुत कम पैसे मिलते हैं, अगर इस डील को मैं पूरा कर लेता तो मुझे जिंदगी भर पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जोया उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब म्यांमार में स्टीफन का एक आदमी है जो कि फिनिक्स विलेज में ही रहता है, जिसका नाम तेंजिन है, और उसी ने ये सारी फोटोग्राफ्स स्टीफन के पास भेजी थी। तेंजिन इनकी मदद करता है और बताता है कि आखिरकार सारे सोल्जर्स कहां पर मौजूद हैं और रुकमा कहां पर है, उन्हें फिनिक्स विलेज में कब अंदर घुसना चाहिए। तेंजिन ने ये सारी बातें भी इन सभी लोगों को बता दी थी। अब जोया एनआईए के हेड ऑफिस आती है और वहां सीनियर ऑफिसर से मिलती है। उन्हें वो यतीश चावला के बारे में बताती है, वो उन्हें स्टेटमेंट भी सुनाती है और तो और उसके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि श्रीकांत जो है वो पूरी तरह से निर्दोष है। शर्मा जी भी कहते हैं कि श्रीकांत ने आज तक बहुत ही अच्छे से काम किया है और बहुत बार उसने जान पर खेल कर देश को भी बचाया है, लेकिन सीनियर ऑफिसर का कहना यह था कि श्रीकांत जो है वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उस पर लगे सारे चार्जेस तो हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो हम उससे बात करेंगे। अब शर्मा जी पुनीत और जोया से बात करते हैं और उससे श्रीकांत के बारे में पूछते हैं। श्रीकांत के बारे में वो लोग बताते हैं कि श्रीकांत दरअसल में म्यांमार में है और वो रुकमा को पकड़ने के लिए गए हैं। ये सुनकर शर्मा जी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार ये सारी बातें मुझे कैसे नहीं पता है। तो जोया उन्हें बताती है कि दरअसल में श्रीकांत सर किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर ही कोई ना कोई गद्दार छिपा है, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। लेकिन शर्मा जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि श्रीकांत उन पर भी भरोसा नहीं करता है। दूसरी तरफ फिनिक्स विलेज में जुलोंग जो है वो रुकमा से कहता है कि जितने भी सोल्जर्स को पकड़े हैं तुमने, उनकी जान मत ले लेना और अब से यहाँ पर कोई भी जान नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी जान गई तो जंग निश्चित है और अगर ऐसा हुआ तो ना तो वो तुम्हें बचा पाएगा और ना ही तुम्हारी डील को। अब स्टीफन और उसकी पूरी टीम रेडी थी फिनिक्स विलेज में एंटर होने के लिए। उनके पास हथियार बहुत कम थे और लोग भी बहुत कम थे, लेकिन उन्हें पता है कि कहां पर जाना है। वो सही सलामत फिनिक्स विलेज के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि रुकमा ने इन्हें पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये अंदर आ रहे हैं। रुकमा कहता है कि मैं तो तुझे कितने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तू खुद ही मेरे घर में आ गया। श्रीकांत तिवारी, आज तो तेरा मरना एकदम पक्का है, लेकिन फिलहाल मैं तुझे नहीं मार सकता। रुकमा कहता है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तूने मेरी पत्नी को मारा है। यहाँ पर श्रीकांत तिवारी कहता है कि मैं तेरी कोई पत्नी को नहीं जानता हूँ और अगर तेरी पत्नी मरी भी है तो उसका सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है और वो तू खुद है। श्रीकांत यहाँ बिना डरे रुकमा को जवाब दिया जा रहा था। दूसरी तरफ सलोनी पूरी तरह से ठीक थी, उसे हाथ में गोली लगी हुई थी। उसी के बाजू में सुची भी बैठी हुई थी। सुची को श्रीकांत की बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि पहले जब श्रीकांत झूठ बोलता था तो उसकी इतनी फिक्र नहीं होती थी, लेकिन अब जब सच पता है तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आज जाकर पता चला कि श्रीकांत हमसे झूठ क्यों बोलता था। अगर सच बताता तो शायद हम टेंशन फ्री नहीं रह पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम बासु जो है वो द्वारकनाथ से मिलती है। द्वारकनाथ ने जो प्लानिंग की थी, आज उसकी प्लानिंग सही होती है और अब वो पीएम बासु से एक डिफेंस डील करता है, जिसकी पीएम बासु ने ही पहल की थी। यहीं पर हम संबित को भी देखते हैं, जो कि इस डील से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था,
क्योंकि उसे भी बहुत सारा पैसा जो मिलने वाला था। तो फिनिक्स विलेज में पकड़े जाने के बाद अब श्रीकांत, स्टीफन और जेके को जेल में बंद कर दिया गया था। इन लोगों का कहना यह है कि शायद तेंजिन ने धोखा दिया है, लेकिन स्टीफन कहता है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि वो मेरे साथ सालों से काम करता आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरा को, जो कि अंडरग्राउंड हो जाती है, एक ऐसी जगह पर जाती है जहां अब वो पूरी तरह से घोस्ट बन गई है। उसे अब कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। अब आगे हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो कि फिनिक्स विलेज में अचानक से एंटर होते हैं। ये सारे सोल्जर्स अंदर घुसते ही कुछ सोल्जर्स को मारने के बाद पहुंच जाते हैं स्टीफन के पास। पता चलता है कि स्टीफन ने प्लान बी बनाया था कि अगर वो प्लान ए में कामयाब नहीं हो सके तो प्लान बी काम आएगा। इसी वजह से स्टीफन को ये सभी लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। अब श्रीकांत यहाँ पर प्लान बनाता है। उनके पास बहुत कम समय है, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले हम सोल्जर्स को छुड़ाएंगे और मैं जाऊंगा रुकमा के पीछे। जब वो सोल्जर को छुड़ाने के लिए गए तो कर्नल विक्रम जो है वो श्रीकांत के साथ आना चाहता था और जेके और स्टीफन को श्रीकांत ने बॉर्डर पार जाने के लिए कह दिया था। तभी यहाँ पर श्रीकांत और उसके लोग एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं, जिसके बारे में रुकमा को भी मालूम चल गया था। रुकमा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से वो भी बाहर आ जाता है। रुकमा को मालूम चलता है कि सारे सोल्जर्स गायब है और श्रीकांत भी गायब है और तो और बैकअप टीम में आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जुलोंग भी जल्दी वहां पर पहुंचता होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकमा को इन लोगों से बचना था। श्रीकांत के पास बहुत कम टाइम था, इसी वजह से वो डायरेक्ट रुकमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ रुकमा भी पूरी तरह से रेडी था। इन दोनों के बीच में जमकर गन फाइट होती है। तभी समय हो जाता है यहाँ से निकलने का, क्योंकि बैकअप टीम आती ही होगी। कर्नल विक्रम यहाँ श्रीकांत से कहता है कि सभी लोग निकल चुके हैं, अब बस हम दोनों ही बचे हैं। अगर 5 मिनट के अंदर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मारे जाएंगे। श्रीकांत मान जाता है, लेकिन जब कर्नल विक्रम ने पलट कर देखा तो श्रीकांत वहां मौजूद नहीं था। इसी वजह से यहाँ कर्नल विक्रम को अकेले ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ यहीं पर रुकमा और श्रीकांत के बीच में जमकर फाइट होती है। रुकमा बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो श्रीकांत से बचा तो जुलोंग उसे मार देगा, और अगर यहाँ पर ठीक से फाइट नहीं की तो उसका मरना तो एकदम तय है। उनके बीच में जमकर फाइट होती है। दोनों को ही एक एक गोली लग चुकी थी और फिर यहाँ रुकमा मौका देखकर यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। श्रीकांत उसका पीछा तो करता है, लेकिन श्रीकांत को भी एक गोली लगी हुई थी, जिस वजह से वो कार को भी ठीक ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहा था और बस उसकी आंखें जो है वो बंद हुई जा रही थी। दूसरी तरफ जेके और सारे सोल्जर्स जो हैं वो बॉर्डर पार करके इंडिया पहुंच चुके थे और यहाँ रुकमा को गोली जरूर लगी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरा को, जो कि अंडरग्राउंड हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं मेजर समीर को, जो कि मीरा को ढूंढ लेता है और उसने उसे निशाना भी बना लिया था। मेजर समीर ने गोली तो चलाई है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि मीरा मर गई है या फिर जिंदा है। दूसरी तरफ श्रीकांत तिवारी जीप चलाते चलाते आंखें बंद हो जाती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक से वो जीप से बाहर उतरा, लेकिन श्रीकांत की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आगे चल पाए। यहाँ बॉर्डर के पास जेके को श्रीकांत की बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि श्रीकांत अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत को, जो कि उस सुनसान जंगल में अकेला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि श्रीकांत मर गया है या फिर जिंदा है। लेकिन ये तो सोचने वाली बात होगी कि अगर श्रीकांत मर जाएगा तो फैमिली मैन सीरीज का क्या होगा। फैमिली मैन सीरीज तब तक जिंदा रहेगी तब तक श्रीकांत जिंदा है, इसलिए उसका तो अगले सीजन में आना एकदम तय है। लेकिन सीरीज में बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया गया है। अब रुकमा को भी गोली लगी है, लेकिन वो भी जिंदा है या फिर नहीं, ये नहीं पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यतीश चावला को, जो कि किसके लिए काम करता था ये हमें नहीं बताया गया। साथ ही बात करें संबित की, तो संबित शुरुआत से ही द्वारकनाथ के लिए काम कर रहा था, लेकिन संबित के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया गया, इसका भी मुझे ठीक नहीं लगा। अगले सीजन के लिए बहुत कुछ छोड़ा गया है। मीरा के ऊपर भी गोली चलवाई तो गई है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो मर गई है या फिर जिंदा है। समीर भी इतनी सारी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हमें समीर के प्लानिंग के बारे में भी नहीं बताया गया कि आखिरकार समीर जो है वो प्लान कर क्या रहा है और इंडिया को वो किस तरह से बर्बाद करना चाहता है। तो फैमिली मैन के सीजन 4 के लिए बहुत कुछ छोड़ा गया है और इस सीरीज का क्लाइमैक्स भी जो है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि लास्ट में कोई भी मारा भी नहीं गया और ना ही किसी के साथ इंसाफ हुआ है। हालांकि श्रीकांत तिवारी जो है वो पूरी तरह से बच निकले हैं, लेकिन सुई वहां अटकी है कि श्रीकांत तिवारी अभी बच जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि आगे आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिले। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।